हमारे वाले होपला जनरेट आज हम आए ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ व्हाट क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था कंबस्शन एंड फ्लेम, उसका लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन द एनवायरनमेंट। कि अब हमने सब कुछ कर लिया, हमने आग जला भी ली, आग बुझा भी ली, हमने फ्लेम भी कर ली, हमने फ्यूल भी कर लिया, सब कर लिया। अब हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारे पास फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, असर भी होगा कोई। अब जो चलिए सभी फ्यूल्स जो होते हैं वो कंप्लीट कंबस्चन का करते ही है, और ये जो कंप्लीट कंबस्चन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है, जिसके साथ हमारे वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। बट कंप्लीट कंबस्चन जो है वो किसी भी फ्यूल के लिए नॉट पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि ऑलवेज़ थोड़े थोड़े अमाउंट की वेस्टेज होती है, वेस्ट या फिर अदर गैसेस होती है जो कि प्रोड्यूस होती है। ज़्यादातर केसेस के ऊपर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के अलावा और भी कई गैसेस होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। इनका क्या है, ये भी प्रोड्यूस होती है। मोरोवर इनकम्प्लीट कंबस्चन जो होती है उसके अंदर भी हम कुछ कार्बन के पार्टिकल्स हवा के ऊपर रिलीज़ होते हुए देख सकते हैं, धुएं, स्मोक के फॉर्म पे। ये सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं कंबस्चन के, ये हवा के अंदर पॉल्यूशन करते हैं और हमारी सेहत को भी ख़राब करते हैं। अब ऐसे कुछ गैसेस के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्टली व्हाट वी हैव, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे आम गैस है। ये तो ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो वो प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ाएगी। अब बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप करके रखता है, बंद करके रखता है, इसीलिए धरती का टेम्परेचर बढ़ता है। इस फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये सारा हम पिछली चैप्टर के अंदर पढ़ाए हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन से क्या होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है, अगर वो अनचेक्ड रहेगा, यानी उसको सही से संभाल नहीं होगी, तो ये एस्टिमेट किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि क्या है, साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है जिस हिसाब से, तो ये हमारे जो अंटार्कटिका और आर्कटिक की जो आइस ग्लेशियर्स है उनको वो कम्प्लीटली मेल्ट कर देगा, जिससे हमारे पानी का वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा ओशन का बाय 7 मिलीमीटर और कोस्टल एरियाज़ को सबमर्ज कर देगा। अब सोचिए क्या 7 मिलीमीटर तो कितना ही होता है जनाब, 7 मिलीमीटर भी बहुत होता है। देखो मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है हमारा, साउदर्न ओशन, ये पूरा का पूरा ओशनिक पार्ट है। अब ये रहे हमारे पास ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है हमारा, ग्लेशियर पिघलेगा। मान लो ये है एक हमारे पास लैंड है, यहाँ पे हमारे पास गुजरात का एक पोर्ट है वहाँ पे। अब जो ओशन का लेवल है वो इतना है, ये हमारे पास पोर्ट है, ये हमारे पास बंदरगाह है, यानी कि ये हमारे पास ज़मीन है, और ये हमारे पास ओशन का लेवल है। आपको चलो मैं एक और बात बताता हूँ कि जो ईस्टर्न कोस्ट है ना हमारे इंडिया की, यहाँ पे ओशन लेवल ज़्यादा है, और ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे ओशन लेवल कम है। इसीलिए मान लो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स पिघले तो ये पानी का लेवल थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा, थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, और इतना ऊंचा हो जाएगा कि ये जो लेवल है उसका ज़मीन का उससे ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ये पूरा एरिया हमारे पास डूब जाएगा। ठीक है, आप खुद देखो, अब एक घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक आप प्लेट लो या फिर आप एक बर्तन लो जो कि थोड़ा सा शैलो हो, उसके अंदर आप एक सर्टेन लेवल ऑफ पानी डालो,
और उसके अंदर आप 2 to 3 चलो 4 आइस क्यूब्स डाल दो। अब क्या देखोगे, जब वो आइस क्यूब्स पिघलेगी तो पानी का लेवल इतना हो जाएगा। सेम ग्लेशियर्स आर ऑल्सो आइस क्यूब्स, है ना, इसीलिए। ठीक है, क्या होगा इस फिनोमिना में, क्या होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर धरती का ज़्यादा होगा, जिससे वेदर भी चेंज होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे और कोस्टल एरिया सबमर्ज, यानी कि कोस्टल एरियाज़ जो हमारे क्या कहते हैं बीचेस हैं वो डूब जाएंगी। ये ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत गंदी चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपकी बुक के अंदर टोटल 1 2 4 6 दी हुई हैं टोटल चीज़। उसके अंदर आपको 4 के केमिकल सिंबल्स याद रखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। आपको ये नाम रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का है आपको कार्बन का सी ये रहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन का एन ये रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड का सी है, सल्फ़र का ये रहा। बस आपको ऑक्साइड और डाइऑक्साइड के अंदर करना है कि जो हमारी डाइऑक्साइड है उसके नीचे ओ के साथ 2 भी लगता है और जो मोनोऑक्साइड है उसके अंदर सिर्फ ओ लगता है, ऐसे याद रख सकते हो आप। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। इससे अगर थोड़ी सी भी मात्रा इंसान इनहेल कर लेता है तो उसको सांस लेने में गंदी वाली दिक्कत आ सकती है, सांस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इससे क्या होता है, ये कब प्रोड्यूस होता है, जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है फ्यूल्स की। कौन सी फ्यूल्स की? लकड़ी, चारकोल की। सर्दियों के अंदर क्या करते हैं लोग, अंगीठियाँ जो होती हैं उसके अंदर चारकोल जलाते हैं। यूजुअली ये कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है जिससे हम फैटल, बीमार और मर सकते हैं। इसके रूम के अंदर अगर कमरे के अंदर कोई वेंटिलेशन ना हो, वेंटिलेशन यानी कि हवा का अंदर बाहर। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, ये वाटर सोल्यूबल गैस है, यानी कि ये गैस पानी के अंदर घुल सकती है। ये पानी के अंदर कैसे घुलती है, वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर पानी के अंदर घुल जाती है और सनलाइट, ठीक है, हवा के अंदर और सनलाइट के अंदर ये सिट्रिक एसिड फॉर्म करती है। सिट्रिक एसिड हमारे निट्रिक एसिड सॉरी, ये सनलाइट के अंदर देखो, इट मिक्सेस विद वाटर प्रेजेंट इन द एयर एंड सनलाइट एंड फॉर्म्स निट्रिक एसिड। ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, सनलाइट होती है, इसके अंदर ये निट्रिक एसिड में आता है। निट्रिक एसिड धरती के अंदर जो रेनफॉल है उसको कम करता है। ऐसी रेन को एसिड रेस कहते हैं। एसिड रेन क्या कहते हैं, एसिड रेन क्या होती है, जब हवा के अंदर एसिड होता है, निट्रिक एसिड, जब बारिश के अंदर जो बारिश का पानी होता है उसके अंदर एसिड होता है। ये जंगल की कटाई का भी एक नतीजा होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को ये करता है। हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो व्हीकल से भी निकलता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है क्योंकि इंजन की व्हीकल्स, बट अब जो होते हैं उनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हार्मफुल गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्टली वी हैव सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड को क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है ये कब प्रोड्यूस होती है, जब कोयले को जलाया जाता है। देखिए, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को सांस लेंगे तो आपको फेफड़ों की दिक्कत, लंग प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या है जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तरह ही जो गैस होती है ये पानी के अंदर मिक्स होके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ये ऑल्सो जो धरती के अंदर एसिड रेन है उसकी वजह होती है और ये बिल्डिंग्स, प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स इनको डैमेज करती है। एसिड रेन्स जो होते हैं वो मार्बल के अंदर जो कैटालिस्ट होता है उसके साथ रिएक्ट करके डिज़ोल्व होती है। इसीलिए जो ताजमहल का जो बाहरी मार्बल है ना वो येलो पड़ गया है। क्यों? क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड से जो एसिड रेन हो रही है मार्बल के अंदर एक केमिकल होता है कैल्साइट एसिड रेन जो हो रही है हमारे पास। ये देखिए बच्चा समझो, जो हमारे पास ताजमहल है, हमारे पास क्या था एसिड रेन के अंदर, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आया। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड ने एयर और सनलाइट के साथ किया रिएक्ट जिससे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना। सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है हमारे पास, है ना, जो
ताजमहल के अंदर जो मार्बल यूज था उसके अंदर एक कैल्साइट था, कैल्साइट नाम के केमिकल ने रिएक्ट किया और फिर उसके ऊपर रिएक्शन से ताजमहल का कलर येलो हो गया। नेक्स्टली वी हैव कार्बन पार्टिकल्स एंड ऐश। ऐश पिकाचू वाला ऐश नहीं, ऐश होती है रॉक, ठीक है। पर्टिकुलेट रेजिड्यू सच एज ऐश एंड कार्बन आर फाउंड इन द एयर इन फॉर्म ऑफ स्नो। धुएं की फॉर्म के अंदर कार्बन और ऐश, राख का और कार्बन के रेसिड्यू पाए गए हैं धुएं के फॉर्म के अंदर, हवा के अंदर। इनको हम कहते हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मटेरियल्स, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मटेरियल्स या फिर SPM। ज़्यादा अमाउंट इनकी जो होती है वो हमको लंग प्रॉब्लम्स कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये क्या कह रहे हैं हमें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये अगर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट, अगर किसी एक पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो ये रेडिएशन पोल्यूशन कर सकता है। ऐसा ही एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, जो कि यूक्रेन के अंदर स्थित है, और इसको दुनिया का सबसे गंदा वाला न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना गया है। अब हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट सक्सेसफुली। हम एक प्रैक्टिस टाइम 2 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे न्यू वर्ड्स करेंगे, समरी करेंगे एंड ऑल द अदर स्टफ। व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर फायर। फायर के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी ज़रूरी है। सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, दूसरा है एयर, तीसरा है हीटिंग ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस अबव द इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट है कौन से प्रिकॉशंस लेने से हम कंबस्टिबल मटेरियल की, हम ऐसी कौन सी चीज़ होगी कि हम कंबस्टिबल मटेरियल की स्टोरेज करें सबसे, जिससे आग ना लगे। सबसे पहला मैच स्टिक्स ना जलाओ इन प्लेसेस में। दूसरा कोई इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का फॉल्ट हो तो सही करो। तीसरा उस एरिया में स्मोक ना करने दो, धुआं सिगरेट ना पीने दो। चौथा ये जो एरियाज़ है वो कि रेजिडेंटल एरियाज से थोड़ी दूरी में बनने चाहिए। नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर इज एप्लीकेंसी, एक ऐसा यंत्र होता है दैट इज़ यूज, जिसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, टू पुट ऑफ एक्सटिंग्विश एक्सीडेंटल फायर्स, आग को बुझाने के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर देयर, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। कितने प्रकार के फ्यूल्स होते हैं उनकी एग्जाम्पल दो। 3 प्रकार के फ्यूल होते हैं हमारे पास, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स के अंदर हमारे पास होते हैं वुड, कोल और बायोगैस। लिक्विड फ्यूल के अंदर हमारे पास होते हैं पेट्रोल, डीजल, ऑयल। और गैसेस फ्यूल के अंदर हमारे पास होते हैं नेचुरल गैस, बायोगैस और कोल गैस। नेक्स्ट हमको बताना है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग की एक बुक के अंदर बहुत लंबी डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि बड़ी क्लास में को लंबे आंसर करने ही पड़ेंगे। द फिनोमिनन इन विच द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड अबव द बेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ चेंजेस द वेदर पैटर्न्स एंड अल्टीमेटली मेल्ट द ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स सबमर्जिंग द कोस्टल एरियाज। यानी कि जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर पे जाएगी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस कैप्स पिघलेंगे, वेदर चेंज होएगा और कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। ये था हमारा आज का चैप्टर, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे न्यू वर्ड करेंगे, समरी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर है 6 है, फिर हमारे पास 8 फिल इन द ब्लैंक्स है, 6 ट्रू फॉल्स हैं, हमारे पास 6 मैच द फॉलोइंग है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 डिफाइन द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल वाले हैं। हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 11 हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 6 हैं। वैसे तो हमारे पास 6 हैं, वैसे तो हमारे पास इन टोटल क्वेश्चन 6 है लॉन्ग, बट 2 क्वेश्चन जिनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसकी एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन के हमारे पास 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, जिससे हमारे पास टोटल 12 लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाते हैं। डैट वाज ऑल फॉर टुडे, बाय।